कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका अपना चैनल श्योर स्टडी बाय मुरारी में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज मेरा जो टॉपिक है मोशन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। मोशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो चैनल पे न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो ही समझ में आएगा आपका। जो है कि एक एक जो भी पॉइंट होगा सारा क्लियर यहाँ पे होता चला जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ का जो है हम लोग न्यूटन्स लॉ तीन प्रकार का होता है, याद रखिएगा। तीन जो है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। देखिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, और यहाँ पे बात करेंगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिएगा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपको किस तरह का पूछा जाएगा, याद रखिएगा, थर्ड लॉ। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन ही आपको यहीं से रहेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या देता है? तो याद रखिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको दो चीज देता है, ये याद रखिएगा। आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको दो चीज देता है। तो यहाँ जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका बल का परिभाषा। याद रखिएगा, बल का परिभाषा। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या देता है। और दूसरा हो गया जड़त्व जड़त्व का नियम। याद रखिएगा, क्या देता है? जड़त्व का नियम। जो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या देता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या देता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो बल का परिभाषा देता है। वहीं पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आपसे पूछे तो याद रखिएगा ये जो है बल का समीकरण देता है। याद रखिएगा, बल का समीकरण देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जो है कहीं भी जो है इसको इग्नोर मत करिएगा। F=ma देता है। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या देता है। तो याद रखिएगा, बल का जो है समीकरण देता है न्यूटन सेकेंड लॉ। और फर्स्ट लॉ का बात करें तो बल का परिभाषा देता है या तो जड़त्व का नियम देता है। याद रखिएगा, देखिएगा काफी सारा मीम बनता है। मीम किस तरह का बनता है, याद रखिएगा। कुछ लोग देखिएगा, काफी जगह आप लोग सुने होंगे कि न्यूटन्स, अगर सोचिए कि कहीं और पैदा ना हो के पाकिस्तान में पैदा हुआ रहता तो क्या होता। तो क्या होता, सेब के जगह उसके सर पे बम गिर जाता। लेकिन देखिए, आदमी लोग को दिमाग में इतना चीज फिट कर दिया गया है कि पाकिस्तान होता, कैसे होता भाई? न्यूटन्स उस समय पाकिस्तान था क्या? न्यूटन्स कब का बात है, न्यूटन्स का कब जन्म हुआ था? पाकिस्तान तो हमारा ही है। उस टाइम क्या थे, पाकिस्तान हम ही लोग के साथ रहते थे। लेकिन याद रखिए कि अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि न्यूटन्स अभी के समय में अगर पाकिस्तान में पैदा होता तो क्या होता, तो पता है क्या होता? न्यूटन्स तो नहीं ही रहता। न्यूटन्स श्योर है नहीं रहता। और न्यूटन्स नहीं रहता, लेकिन जो है क्या नहीं रहता, आप देखिएगा। सबसे पहले फिजिक्स समझिए, फिजिक्स खत्म, फिजिक्स लगभग में खत्म। फिजिक्स में कुछ भी नहीं रहता। फिजिक्स लगभग में समझिए जो है डायनेमिक्स ही खत्म हो जाता। फिजिक्स का डायनेमिक्स थ्योरम खत्म हो जाता आपका। और अगर आप मैथ में आते हैं तो आपका पता है न्यूटन्स का योगदान मैथ में भी काफी ज्यादा है। क्या क्या योगदान है, आप सर्च करिएगा। ट्रीगो में न्यूटन्स का योगदान है काफी ज्यादा। ट्रीगो यानी ट्रिगोनोमेट्री में भी न्यूटन ने काफी ज्यादा योगदान दिया है। न्यूटन, हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री में साइन का यूज करते हैं, कौन दिया है? याद रखिए, कौन दिया है? न्यूटन्स ने दिया है। उसके अलावा याद रखिएगा, कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं मैथ में फिर कैलकुलस पढ़ते हैं, वो भी कौन दिया है? न्यूटन ही दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है न्यूटन्स का काफी ज्यादा योगदान है, अगर हम बात करें तो साइंस के दुनिया में। तो ऐसा नहीं है, न्यूटन्स को हम लोग पढ़ते हैं और जो है कि न्यूटन समझिए अपने आप में ही एक, समझिए न्यूटन, देखिएगा योगदान तो और भी जो है कि रहा है। वैज्ञानिक का बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ न्यूटन का ही योगदान रहा है फिजिक्स में, ऐसा नहीं है। और भी वैज्ञानिक का नाम रहा है, जैसे कि E=mc², आप लोग जानिए रहे हैं। आइंस्टीन का भी योगदान काफी ज्यादा रहा है। लेकिन न्यूटन्स का योगदान इसलिए ज्यादा हो जाता है, न्यूटन्स देखिएगा
न्यूटन्स, अगर आप न्यूटन्स को देखिएगा तो यहाँ देखिएगा आपका न्यूटन्स का योगदान जो है कि मैथ में भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, उसके अलावा कैलकुलस में भी न्यूटन्स का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसलिए न्यूटन्स का जो है अपने आप में देखिएगा, अगर आप न्यूटन्स को अगर आप देखिएगा रैंकिंग वाइज तो न्यूटन्स यहाँ है और अदर वैज्ञानिक का बात करें तो यहाँ है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है न्यूटन हमारे फिजिक्स के लिए, और उसके अलावा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। चलिए आइए अब देखिएगा न्यूटन्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट लॉ क्या होता है, याद रखिएगा फर्स्ट लॉ हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अब हम लोग पढ़ते हैं, याद रखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन देखिएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई वस्तु, अगर मान के चलिए कोई वस्तु है, अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा। सिंपल सा इसका परिभाषा यही याद रखिएगा, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, में ही रहेगा। उसके अलावा बात करें, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, यही याद रखना है। सिंपल सा भाषा में आपको यही याद रखना है, और जो है यही आपको सिंपल भाषा में याद रखना है। कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, यही चीज़ आपको याद रखना है सिंपल्स का। यही जो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, इसके अलावा बात करें तो विराम का स्थिति जो है, कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, और कोई वस्तु जो है गति में है तो वही गति में ही रहना चाहेगा। यहीं से देखिएगा जड़त्व का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आता है, जड़त्व का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इसको क्या बोला जाता है, जड़त्व। इसको क्या बोला जाता है, जड़त्व का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। जड़त्व यही कहता है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु जो है गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु चल रहा है तो वो वस्तु चलता ही रहना चाहेगा, याद रखिएगा। और जो है यही जो है इसका परिभाषा है, जब तक जो है उस पर किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक जो है उस पर किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक जो है वो गति में है तो गति में ही रहेगा, अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा इनर्शिया का हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। इनर्शिया क्या होता है, देखिएगा ये जो है वस्तु है, ठीक है, समझिएगा गौर से। ये हमने कोई वस्तु ले रखा है, याद रखिएगा, ये हमने कोई वस्तु ले रखा है और इसका द्रव्यमान m मान लीजिए, ठीक है, इसका द्रव्यमान हम मान लिए m, समझिएगा। इसका द्रव्यमान हम क्या किए, m मान लिए, आप समझिएगा। और इसके ऊपर जो है हम फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। और इसके ऊपर में फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहां से देखिएगा त्वरण कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा, ठीक है, त्वरण कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा, याद रखिएगा। जब फोर्स अप्लाई करिएगा तो कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, याद रखिएगा। और इसको जो है कि समझने के लिए जो है यहाँ पे आपको 3 पॉइंट याद रखना है इनर्शिया का। क्या क्या रखिएगा, याद रखिएगा। इनर्शिया का पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा कि देखिएगा इसका बोला है कि जड़त्व हमेशा वस्तु का, जड़त्व जो है यानी आई जो है वस्तु का हमेशा CG यानी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, याद रखिएगा, पास करता है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है, आई जो है द्रव्यमान का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी आई जो है इनर्शिया क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी आई जो है m का समानुपाती होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा।
और उसका तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, जड़त्व हमेशा वस्तु के त्वरण का विरोध करता है। जड़त्व जो है, जड़त्व क्या करता है, आई जो है त्वरण का विरोध करता है। किसका? त्वरण का विरोध करता है, याद रखिएगा, त्वरण का विरोध करता है, विरोध करता है, करता है। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे अगर मान के चलिए सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ है, सीजी, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो याद रखिएगा ये जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया है बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से ही गुजरेगा। आई जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से ही गुजरेगा, याद रखिएगा, आई जो है सेंटर ऑफ मास से ही गुजरेगा, याद रखिएगा। फोर्स हो गया। अगर इसमें बोला है कि आई जो है एम का समानुपाती होता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आई एम का समानुपाती होता है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अगर क्या करेंगे, भी हम क्या करते हैं, भी जो है, भी यहाँ वेलोसिटी समझिएगा, भी जो है हम कांस्टेंट कर देते हैं। भी को क्या किए हम कांस्टेंट कर दिए, भी को हम कांस्टेंट कर दिए। अगर भी को कांस्टेंट कर दिए, अगर भी को कांस्टेंट कर दिए, याद रखिएगा, अगर भी को हम कांस्टेंट करते हैं तो ए का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, और इनर्शिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, अगर त्वरण ही नहीं रहेगा तो वो विरोध किसका करेगा, अगर त्वरण ही नहीं रहेगा तो इनर्शिया यानी जड़त्व किसका विरोध करेगा, याद रखिएगा, जड़त्व जो है सिर्फ और सिर्फ त्वरण का विरोध करता है। हम क्या किए, वेलोसिटी को जो है यानी वेग को क्या किए, कांस्टेंट कर दिए। अगर वेग मेरा कांस्टेंट है, वेग मेरा बराबर है, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर बराबर हो गया, इसका मतलब जो उसका एक्सेलरेशन है यानी त्वरण जो होगा, क्या होगा, त्वरण मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। अगर त्वरण 0 हो गया तो आई ऑटोमेटिक है 0 हो जाएगा, क्योंकि आई सिर्फ और सिर्फ किसका विरोध करता है, आई सिर्फ और सिर्फ किसका विरोध करता है, त्वरण का विरोध करता है। आई होप यहां से आप चीजों को समझे होंगे। ये जो है इसका 3 इंपॉर्टेंट चीज हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि आई किसका समानुपाती होता है, एम का, और जड़त्व आपका किसका विरोध करता है, तो याद रखिएगा, जड़त्व जो आपका विरोध करता है सिर्फ और सिर्फ त्वरण का विरोध करता है। ये जो है इसका क्या हो गया, जो है इस तरह का जो है जड़त्व का कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया, याद रखिएगा। और जड़त्व का कॉन्सेप्ट का बात करें तो देखिएगा, जड़त्व जो है आप दो, अब जो है जड़त्व जो है 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। हम लोग अब आगे करते हैं, जड़त्व जो है 2 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप बस समझ लीजिए, जड़त्व जो है क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। यहाँ क्या होगा, जड़त्व जो है यानी जड़त्व 2 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। जड़त्व जो है, एक है विराम जड़त्व, और दूसरा हो गया आपका क्या हो गया, गति जड़त्व, या फिर इसको अगर आप अच्छे से और लिखना चाहते तो ये रखिए, विराम का जड़त्व, इसको अच्छे से लिख लीजिए, विराम का जड़त्व, यहाँ सॉरी, विराम का जड़त्व, यहाँ का लगा लीजिए, और यहाँ हो गया गति का जड़त्व। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा ये समझिए, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में रहना चाहता है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु जो है क्या होगा, गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा, समझ गए। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। ये जो है आपका क्या हुआ, इनर्शिया हो गया। यहाँ से जो है जड़त्व का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का, हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जो है एकाध न्यूमेरिकल को जाते जाते हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और थर्ड लॉ अगर हो सकता है तो करने का कोशिश करेंगे, अदरवाइज वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, याद रखिएगा, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन हम लोग करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सिंपल सा परिभाषा याद रखिए, ज़्यादा जो है परिभाषा को कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, ताकि आपको जो है आगे समझने में दिक्कत होगा। संवेग में परिवर्तन की दर, इसको क्या लिखिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है, आरोपित बल का समानुपाती होता है,
समझिएगा, क्या बोला, संवेग में परिवर्तन के दर आरोपित बल का समानुपाती होता है, कहिएगा हाँ होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, किस तरह लिखिएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। ये जो मेरा p है, p क्या हुआ, संवेग हो गया, p क्या हुआ मेरा, संवेग हो गया, याद रखिएगा p जो है क्या हो गया, संवेग हो गया। यानी संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या होगा, बल होगा। अगर संवेग में परिवर्तन की दर ही जो है अगर यहाँ पे क्या हुआ, बल हुआ, तो यहाँ पे dp बाई dt को आप ये लिख सकते हैं, dp समझिएगा, यहाँ पे dp बाय dt इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं, dp बाय dt को ma लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। ये भी तो फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहां से मेरा निकल कर आ गया F इज इक्वल टू ma। तो क्या हो गया, ये मेरा समीकरण आया। दूसरा नियम क्या दिया, न्यूटन का दूसरा नियम क्या दिया, बल का समीकरण दिया, याद रखिएगा। न्यूटन का दूसरा नियम से हमको क्या निकला, बल का समीकरण। और न्यूटन का पहला नियम हमको क्या देता है, याद रखिएगा, न्यूटन का जो पहला नियम है हमको क्या देता है, बल का परिभाषा देता है, याद रखिएगा। या तो जड़त्व का सिद्धांत देता है, न्यूटन का पहला नियम बल का परिभाषा या जड़त्व का सिद्धांत। वहीं न्यूटन का दूसरा नियम का बात करें तो याद रखिएगा बल का समीकरण। ये जो है बल का समीकरण निकल कर आ गया, ठीक है। यहां से आप समझ गए होंगे। और अगर इसका जो है कॉम्प्लिकेटेड जो है आप याद मत करिएगा, जो है इसका जो थ्योरी है क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सिंपल में यही याद रखिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर जो है बल का आरोपित बल का क्या होता है, संवेग क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम क्या करते हैं, dp बाई dt को जो है ma के बराबर लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। अगर dp बाई dt इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं तो इसका मतलब f इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यही तो हो गया बल का समीकरण, यही मेरा क्या हो गया, बल का समीकरण, बल का समीकरण निकल गया, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। देखते हैं इससे रिलेटेड अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्लास जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए जो है एक आध क्वेश्चन अब जो है देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग मौखिक कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। यदि एक लड़का रफ्तार से चलती हुई ट्रेन में बैठा है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक लड़का रफ्तार से चलती हुई ट्रेन में बैठा है और जो है लड़का एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद जो है क्या होगा, तो याद रखिएगा गेंद जो है उसका सामने गिरेगा, गेंद जो है उसका सामने गिरेगा। चलता हुआ ट्रेन में कोई लड़का गेंद को ऊपर की ओर भीगेगा तो गेंद जो है उस लड़का के सामने की तरफ गिरेगा। तो लड़का का सामने गिरेगा, उस लड़का का सामने गिरेगा, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो है जड़त्व का ही यहाँ कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन है, एक लड़का एक गतिशील ट्रेन में बैठा है और उसका गति बढ़ रहा है। कोई ट्रेन में लड़का जो है गतिशील यानी कि चलता हुआ ट्रेन में बैठा हुआ है और उसका जो है रफ्तार भी बढ़ रहा है। उस स्थिति में वह लड़का गेंद को ऊपर उछालता है तो क्या होगा। अब देखिएगा ट्रेन एक समान ट्रेन में चला था, ठीक है, तो क्या हुआ, ऊपर की ओर भीगा तो उसका सामने गिरा। अगर चलता हुआ ट्रेन अगर उसका गति लगातार बढ़ रहा हो, उस स्थिति में अगर गेंद को ऊपर भीगेगा तो गेंद उस लड़के के पीछे की ओर गिरेगा। तो जो है गेंद क्या हो जाएगा, इसका आंसर गेंद जो है, गेंद उस लड़का का पीछे गिरेगा, गेंद उस लड़का का पीछे गिरेगा, याद रखिएगा पीछे गिरेगा। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं लेकर आया हूं। जब देखिएगा कोई ट्रेन जो है एक त्वरित चाल से लगातार बढ़ता जाए, उसका स्पीड यानी कि बात करें तो त्वरण उसका लगातार बढ़ता चला जाए, तो याद रखिएगा उसका जो है लड़का का पीछे की ओर गेंद गिरेगा। अगर सिंपल में कोई ट्रेन में लड़का है, समान चाल से ट्रेन चल रहा है, अगर उसको भीगेगा तो क्या होगा, उसका सामने गिरेगा, याद रखिएगा, समझ गए। ये चीज स्पीड बढ़ेगा तो पीछे, यानी स्पीड बढ़ गया तो बॉल पीछे चला गया। अगर मान के चलिए समान स्थिति में अगर ट्रेन चल रहा है, उस स्थिति में अगर गिरेगा तो क्या होगा, सामने गिरेगा, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है,
एक लड़का रफ्तार से चलती हुई यानी समान रफ्तार से ट्रेन चल रहा है तो क्या होगा, सामने गिरेगा। अगर जो है क्या होगा, लगातार उसका रफ्तार बढ़ रहा है तो क्या होगा, पीछे गिरेगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा वाइटल है और यहाँ से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन रिलेटेड। देखिएगा एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि जो है समझने में चीजें आसानी हो। देखिएगा एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आगे का क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है। देखिएगा द्रव्यमान दे रखा है, बोला है 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग, तो याद रखिएगा m दे रखा है 100 ग्राम और वस्तु का वेग बोला है 100 ग्राम द्रव्यमान का वस्तु का वेग का बात करें तो 10 सेकेंड है। सॉरी, वस्तु का वेग 10 सेकेंड में, यानी टाइम का बात बोला है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। उसके अलावा बात करें तो वेग जो है क्या होता है, यानी कि वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ के 25 मिनट प्रति सेकंड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे u जो है पहले क्या था, 5 मीटर प्रति सेकंड और v जो हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आपसे पूछा है ऐसी स्थिति में वस्तु का बल क्या होगा। ऐसी स्थिति में वस्तु का बल क्या होगा, तो मैंने क्या फार्मूला बताया था, याद करिएगा। जब बल का मैंने क्लास लिया था तो क्या फार्मूला बताया था, तो क्या हो जाएगा, F = m इंटू v माइनस यू बाई टी। ये फार्मूला आपको बताया था, आप याद करिए, अगर याद नहीं है तो देख लीजिए। तो यहाँ पे m कितना हो गया। अब m को क्या करिएगा, जब भी आपको m लेना हो, देखिएगा मास आपको जब भी लेना हो तो याद रखिएगा ग्राम में कभी मत लीजिएगा, क्या लीजिएगा, केजी में लीजिएगा। किस में लीजिएगा, केजी में लीजिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/10 केजी निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, m जो है कितना हो गया, 1/10 केजी इंटू यहाँ पे v के जगह कितना हो गया 25 और u के जगह कितना हो गया 5। कितना हो गया 25/5, कितना 25 - 5 कितना हो गया 20। और समय मेरा कितना हुआ, समय हमको लग रहा है 10, काट दिए तो ये निकल कर आ गया कितना 2/10, यानी 2/10 को कितना लिख सकते हैं 0.2 न्यूटन। ये मेरा कितना हो गया, राइट आंसर निकल कर आ गया। इस तरह का सवाल खोज खोज कर बनाइएगा और जो है आगे इस तरह का सवाल अभी हम लोग का कंटिन्यू होने वाला है। हम लोग थर्ड लॉ पढ़ेंगे और जो है इससे रिलेटेड हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है सवाल को मिक्सअप करके हम लोग जो है आगे कंटिन्यू क्लास को करने वाले हैं। मोशन में अभी समय लगेगा, अभी मोशन में हम लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ना है। अभी तो समझिए कि हम लोग जो है सेकेंड लॉ में ही है, थर्ड लॉ में जाएंगे। उसके अलावा जो है अभी भी काफ़ी कोलेजन पढ़ना है, काफ़ी सारा चीज़ अभी भी हम लोग को कंटिन्यू करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।